हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स एकेडमी में। ये है मेंस आंसर राइटिंग का पार्ट 2 वीडियो। इसके पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो बनाया था। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसको देखिए और तभी जाके इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, मेंस आंसर राइटिंग में हम लोग मेनली क्या क्या चीज़ें सीखते हैं। पहली बात तो जो भी हमने सीखा है या पढ़ा है, तो जो भी हमने पढ़ा या सीखा है उसको हम लोग प्रेजेंट करना सीखते हैं, ठीक है। यही होता है मेंस आंसर राइटिंग में। आपको कितनी नॉलेज है ये आपको पता होगा, लेकिन जब तक आप उस चीज़ को रिप्रेजेंट करना नहीं सीखेंगे, मीन्स जब बोलना होगा तो आप बोलने की प्रैक्टिस, उसके लिए आपका इंटरव्यू होता है। लेकिन अगर आप चीज़ों को प्रेजेंट करना, कॉपी पे प्रेजेंट करना जब तक नहीं सीखेंगे, तब तक आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो, आपका मेंस नहीं निकलेगा, ठीक है। कोशिश कीजिए कि आप लोग एक अच्छे से अच्छा आंसर लिख पाएँ। उसके लिए आपको करना क्या है, बस ये 3 वीडियो देखने हैं। एक तो हो गया है, ये दूसरा है और इसके बाद एक और वीडियो आएगा। तो अगर आप तीनों वीडियो देख लेते हैं तो आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी कि किस तरह से आंसर राइटिंग की जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कुछ बेसिक पॉइंट बता देता हूँ। बेसिक चीज़ ये है कि प्लेन पेपर का यूज़ करना है हम लोग को, ठीक है। प्लेन पेपर का यूज़ करना, क्यों यूज़ करना है, आपको भी पता है कि जो हमारी यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग की जो कॉपी होती है वो इसी टाइप की होती है, जैसा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की अगर कॉपी है तो आप कोशिश कीजिए कि आप लोग भी इसी टाइप की कॉपी में लिखें, ताकि जब आपको ये कॉपी मिले तो आपको अजीब फील ना हो कि ये कैसी कॉपी मिल गई। और इससे एक और फ़ायदा होता है कि वो जब ऐसी कॉपी पे लिखना स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको अलग ही फील आता है कि हाँ, मैं कुछ लिख रहा हूँ। एक फ़ायदा और होता है ऐसी कॉपी पर लिखने से। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उन्होंने अभी तक आपको इस पे ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? देखिए, बहुत सारे लोगों का अगर लाइनिंग हटा दिया जाए तो उनकी हैंडराइटिंग तिरछी होने लगती है। ऐसे लिखेंगे, ठीक है? ऐसे नहीं लिखना है ना। ऐसे लिखने से वो एग्ज़ामिनर पे गलत इंप्रेशन जाता है। ये तो हो गया प्लेन पेपर की बात। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें आप लोग को रिलीजियस चीज़ें नहीं लिखनी। जैसे ये सिंबल हो गया, ये सिंबल नहीं बना सकते हैं, ये सिंबल नहीं बना सकते हैं। ओम बना दिया किसी ने जय श्री राम लिख दिया, श्री गणेशाय लिख दिया किसी ने। इनको नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि इनको लिखने की वजह से आपको पेनाल्टी मार्क्स कट सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इनकी कॉपी है, पेनाल्टी मार्क्स के रूप में इनके 5 मार्क्स कटे हैं और यूपीएससी ने नीचे यहाँ मेंशन भी कर दिया है, मार्क्स डिडक्टेड फॉर वायलेशन ऑफ कमीशन इंस्ट्रक्शन। जो भी यूपीएससी की गाइडलाइन है उनको ध्यान से नहीं पढ़ा था और इन्होंने अपनी कॉपी में कुछ गलतियां की थी, जिनके कारण इनके मेंस के नंबर 5 नंबर कटे हैं। तो अब हम लोग आते हैं अपने इंट्रो पार्ट पे। देखिए, इंट्रो में हम लोग को क्या करना होता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, इंट्रो जब भी स्टार्ट करते हैं तो वहाँ लिख भी देते हैं कि मैं अभी इंट्रो स्टार्ट कर रहा हूँ। ये क्या है, इंट्रो जब ये लिख ही रहा है तो फिर यहाँ पे लिख के बताने की क्या ज़रूरत है। और इसमें बहुत सारे लोग इररिलेवेंट पॉइंट भी लिखते हैं। हाँ, जैसे ये देख लीजिए, इररिलेवेंट पॉइंट मीन्स जैसे कोई टॉपिक पूछा है तो उसका जो बेसिक पॉइंट होता है, सबसे बेसिक, जो 9th क्लास का बच्चा भी बता देगा, वो भी यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो उससे आपका लेवल जज किया जाने लगता है कि आपने किस लेवल की पढ़ाई की है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो लिखने वाले में यहाँ पे देखिए बहुत सारी ये चीज़ें हैं। तो देखिए, फर्स्ट वर्ड जो होता है हमारा, कभी भी हम लोग को यहाँ से स्टार्ट नहीं करना होता है। फर्स्ट वर्ड अगर आप लिख रहे हैं किसी भी प्रश्न के उत्तर का, तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा लाइन छोड़ दें। आप लोगों ने देखा भी होगा अखबार में या फिर जो भी, तो इतना छोड़ के यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। इतना छोड़ दीजिए लाइन का और यहाँ से स्टार्ट कीजिए। बाकी नीचे से आप लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट कि आखिर इंट्रो में लिखे क्या। आपने तो बोल दिया कि इररिलेवेंट पॉइंट नहीं लिख सकते, तो फिर क्या लिखें इंट्रो में। देखिए, इंट्रो में हम लोग अच्छा इंट्रो को बनाने के लिए, अगर कोई मुद्दा है सोसाइटी से रिलेटेड, तो आप लोग उसमें कोई रिपोर्ट एक डाल सकते हैं, या फिर कोई डाटा है प्रश्न को अच्छे से खोलता हो, या फिर स्टेटमेंट ऑफ फेमस पर्सनालिटी, किसी फेमस पर्सनालिटी की अगर कोई लाइन है उसको आप लोग डाल के स्टार्ट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का अगर GS2 से रिलेटेड कोई टॉपिक है तो आप लोग वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के कोई स्टेटमेंट को लिख करके अपने आंसर को शुरू कर सकते हैं। इसके बाद से आता है कि हमारा इंट्रो कितने वर्ड का होना चाहिए। देखिए, इंट्रो का जो भी शब्द है या फिर ये बोलने की कितनी लाइन का होना चाहिए, ये आपका डिसाइड करता है कि आपका
किस तरह का क्वेश्चन है। अगर 250 यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो कोशिश कीजिए कि 4 लाइन 5 लाइन बहुत होते हैं, 5 लाइन में आपका पूरा का पूरा इंट्रो हो जाए। ठीक है, 5 लाइन मीन्स ये लगभग 35 से 40 वर्ड जाएंगे, 40 के नीचे ही रहना है। ठीक है, 5 लाइन में आपका खत्म हो जाना चाहिए। अगर वही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो कोशिश कीजिए कि 3 लिखा या 4 लिखे। ठीक है, उसके बाद से आते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब आता है हमारा मेन पार्ट, जो बॉडी पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो बॉडी पार्ट को जब भी आप लोग स्टार्ट करते हैं लिखना तो इसमें हम लोग को कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली होती है। पहली चीज़ क्या है कि गैपिंग बिटवीन सब हेडिंग। ठीक है, आपने जब इंट्रो लिखा तो इंट्रो आपका मान लीजिए इतने में आ गया। ठीक है, तो बॉडी पार्ट को जब भी आप लोग लिखना स्टार्ट करते हैं तो जो आप सब हेडिंग बनाते हैं, ठीक है, सब हेडिंग मीन्स क्या, जो भी चीज़ें पूछी है उसका तो हेडिंग बीच में आएगा या फिर यहाँ पे आएगा। तो जो भी उसका सब हेडिंग होता है, सब हेडिंग मीन्स छोटे छोटे जो भी हेडिंग होते हैं, तो जब भी आप लोग हेडिंग लिखते हैं तो यहाँ से मान लीजिए आपने हेडिंग लिखना स्टार्ट किया, ये रहा आपका हेडिंग, इतने में लिखा आपने। तो हेडिंग के बाद आपने यहाँ से अगर मान लीजिए लिख रहे हैं, हेडिंग के आगे से ही आपने लिखना स्टार्ट किया है, तो जब यहाँ से लिखते हुए जाएंगे तो आप यहाँ नहीं आएंगे। ठीक है, यहाँ नहीं आएंगे, इसके नीचे ही रहेंगे। ठीक है, ऐसे लिखना है। ठीक है, ताकि आपका ये जो भी सब हेडिंग डाला है ये अच्छे से दिखे। 3 लाइन में वैसे किसी भी सब हेडिंग को 3 लाइन से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। 3 लाइन उस सब हेडिंग के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, उससे ज़्यादा लिख भी सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे लगता है कि वो फिर पैरा में जाने लगता है और आपका जो भी आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर है वो बिगड़ने लगता है। क्योंकि जब आप ज़्यादा उसमें लिखते हैं तो आपका वर्ड खत्म होता जाता है और आप अपनी उतनी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं जितने प्रश्न में पूछे गए हैं। तो 3 लाइन से ज़्यादा आप लोगों को किसी भी सब हेडिंग में नहीं देना है और कोशिश करना है कि ये जैसे मैंने बताया ऐसे लिखें, या फिर अगर आप यहाँ से नहीं लिखते हैं, अगर नीचे से लिखना स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कोई सब हेडिंग लिखा, तो अगर मैं यहाँ से नहीं लिख रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ नीचे से लिख रहा हूँ तो यहाँ से भी नहीं लिखूंगा, मैं थोड़ा यहाँ से लिखूंगा और ऐसे लिखते हुए आगे बढ़ता जाऊँगा। ठीक है, गैपिंग बिटवीन 2 सब हेडिंग का मतलब क्या है कि एक हेडिंग आपने डाली और उसके यहाँ तक लिखा, फिर हम क्या करेंगे, थोड़ी सी गैपिंग देंगे ताकि ये लगे कि हाँ मैंने ये सब हेडिंग लिखा है। उसके बाद से अगली सब हेडिंग हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट सब हेडिंग होगी उसके बीच में थोड़ा सा गैप देंगे। ठीक है, गैप देके और फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये तो हो गए आपके गैपिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। उसके बाद से आता है हमारा, लिखा है यहाँ पे डोंट कवर फुल मार्जिन। अगर कोई पॉइंट्स आप लिख रहे हैं तो पॉइंट्स को जब भी लिखें तो स्टार जो बनाते हैं वो स्टार को यहाँ से बनाएं, एकदम सटा के नहीं बनाना है। सटा के बनाएंगे तो हो सकता है आपका अगर इधर चला जाए या फिर आपका ये बॉर्डर के इस साइड चला जाए तो आपके पक्का पेनल्टी मार्क्स कटेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको नीचे लिखने की जगह नहीं है, फुल जगह रहता है, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड कर देती हैं कभी कभी। इसके बाद से एक चीज़ और मैंने नोटिस की है कि जो भी रिपीटेड वर्ड आप लोग लिखते हैं उसको प्लीज़ मत लिखिए। जैसे मान लीजिए कुछ आप लोगों ने लिखा कि इसके प्रकार, जैसे मान लीजिए चट्टानों के प्रकार मुझे लिखना है, तो मैंने पहले हेडिंग डाली चट्टानों के प्रकार, और जब मैं चट्टानों के प्रकार लिख देता हूँ तो नीचे से यहाँ बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है ऐसे लिखते हुए, निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं, चट्टान निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। ये क्या है, जब ऊपर आपने लिख दिया है कि चट्टान के प्रकार, तो ये निम्नलिखित, उपरोक्त, इस तरह उस तरह, ये क्या लिखा है आपने, तो ये चीज़ नहीं लिखनी है, रिपीट नहीं करना है। अगर आप एक ही लिखिए, चट्टानों के प्रकार लिखा है तो आप लोग को नीचे से यहाँ लिखना स्टार्ट कीजिए, 1 ये और उसको एक्सप्लेन कीजिए, 2 ये एक्सप्लेन कीजिए, 3 ये एक्सप्लेन कीजिए। अब बॉडी पार्ट में एक चीज़ और देखते हैं, डिवाइड बॉडी अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, देखिए जो भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है कोशिश कीजिए कि उसका जो बॉडी पार्ट है उसका इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। इक्वल रिप्रेजेंटेशन मीन्स क्या, जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा है कि चट्टानों की विशेषताएं और प्रकार का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो विशेषताओं को भी आपको पूरा लिखना है और प्रकार को भी पूरा लिखना है। ऐसा नहीं कि पूरा विशेषताओं से भर दिया और लास्ट में लिख दिया कि ये 3 प्रकार के होते हैं, नाम रहा ये। ठीक है, तो ये आपका गलत, एक तरह से कहें कि आपने जो भी लिखा है ये रेशियो आपने गलत लिखा है। आपको हमेशा क्या करना है, आपके आंसर में प्रश्न में जो भी चीज़ें पूछी गई हैं उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना होता है। ठीक है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मीन्स क्या कि आपको पूरा डिवाइड कीजिए। डिवाइड मीन्स ऐसे लाइन नहीं बनाना है, आपको जो भी लिख रहे हैं
कोशिश कीजिए कि उसमें जो भी आपका विशेषताएं लिखा आपने जितने वर्ड्स, उसके आसपास ही प्रकार में भी जाए, ठीक है। जब एक तरफ आप उस पे जाने लगते हैं ना, तो आपका पता चल जाता है कि आपको प्रकार के बारे में आपने विशेषताओं में मान लीजिए ज़्यादा लिख दिया और प्रकार में कम लिखा, तो उससे लग जाता है कि आपको प्रकार उतना नहीं आता है, या फिर इसको कम लिखा इसको ज़्यादा लिखा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ध्यान देना है कि दोनों का जो भी वेटेज है वो बराबर रहे, ठीक है। ऐसे ही कभी कभी आप देखेंगे कि प्रश्न में 3 चीज़ें पूछी गई होती हैं, तो तीनों को हमें बॉडी में इक्वल वेटेज देना होता है, ठीक है। इक्वल वेटेज देंगे तो इससे आपका प्रश्न एकदम बैलेंस्ड रहता है। इसके बाद से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है हमारा वे फॉरवर्ड। जब भी आप लोग वे फॉरवर्ड लिखते हैं, अगर प्रश्न में नहीं पूछा गया है और आप अपनी तरफ से लिख रहे हैं, मीन्स अगर प्रश्न में पूछेगा तो सुझाव पूछेगा, उपाय सजेशन या सोल्यूशन के फॉर्म में प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है। तो जब इस टाइप के प्रश्न बनते हैं तो वो आपके बॉडी पार्ट में ही इंक्लूड करने होते हैं, तो फिर आपका जो भी नीचे का पार्ट होगा निष्कर्ष में ही बचता है। तो उसके लिए आप लोग अलग से लिखेंगे निष्कर्ष, वो अभी मैं निष्कर्ष के बारे में बताऊंगा। अभी ये यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सोल्यूशन या फिर सुझाव या फिर वे फॉरवर्ड जो भी है। तो जब भी हम वे फॉरवर्ड लिखते हैं, अगर प्रश्न में नहीं दिया है तो वे फॉरवर्ड नीचे आएगा और उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि बुलेट पॉइंट में लिखें। बुलेट पॉइंट में लिखने का अर्थ क्या है कि उसको हमें पूरा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करना है। आप उसमें अगर ये सजेशन और सुझाव वाले प्रश्न हैं तो वो आपके बॉडी पार्ट में ही इंटर हो जाएंगे, और जब वो बॉडी पार्ट में आते हैं तो उनको आपको एक्सप्लेन भी करना होता है, एक दो लाइन में एक्सप्लेन भी कीजिए, ठीक है, तब वो अच्छा लगेगा। अब आता है आपका मेन पॉइंट। इसमें मैंने देखा है कि जब भी आप लोग लिखते हैं कि लोगों को जागरूक करना चाहिए, ये सबसे बकवास पॉइंट मुझे लगता है कि लोगों को जागरूक करना चाहिए। पता है हाँ जागरूक करना चाहिए, लेकिन इसको लिखने का थोड़ा तरीका सीखिए। कैसे? तो देखिए, अगर महिलाओं से जुड़ा कोई होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि आंगनवाड़ी आशा रहती हैं, उनको ये काम सौंपा जाना चाहिए कि वो लोगों को जागरूक करें या महिलाओं को जागरूक करें या फिर समाज को जागरूक करें, ठीक है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा सकता है, या फिर शिक्षित होंगे तो जागरूक होंगे, या फिर किसी कार्यक्रम को चला के हम लोग किसी को जागरूक कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा पॉइंट ऐसे लिखिए। इसके बाद से वे फॉरवर्ड में एक चीज़ और आप लोग मेंशन कर सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट स्कीम उठाएंगे और देखेंगे कि उसमें सुधार की ज़रूरत है या फिर विस्तार की। अगर वो गवर्नमेंट स्कीम अच्छी चल रही है तो उसको नेशनल लेवल पर लेके जाना चाहिए या फिर अन्य राज्यों में भी लागू करना चाहिए। और एक चीज़ मैंने देखी है कि जब भी आप लोग सुझाव लिखते हैं तो सुझाव में आगे ही लिख देते हैं कि क्यों करना चाहिए, कारण क्यों बता रहे हैं आप। जब आपको अलग से वे फॉरवर्ड लिख रहे हैं तो उसमें आपको कारण नहीं बताना है। कारण बताने के लिए आपको ऊपर दिया तो गया था बॉडी, वहाँ पे लिखे होते हैं आपने। तो ये चीज़ें छोटी छोटी है, इनको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद से आता है हमारा मेन पॉइंट, सबसे लास्ट में जो हम लोग कंक्लूजन लिखते हैं। ये बहुत सारे प्रश्न में लिखने की ज़रूरत होती है, कई में नहीं लिखने की ज़रूरत होती है। लगभग सारे क्वेश्चन में कंक्लूजन एक छोटा सा लिख ही देना चाहिए। तो देखिए, कंक्लूजन जब भी हम लिखते हैं तो ये आपका पूरी तरह से नॉलेज पे डिपेंड होता है कि आपने कितनी नॉलेज उस पर्टिकुलर फील्ड में या टॉपिक पे गेन की है। तो कंक्लूजन आपकी पूरी तरह से लेवल ऑफ स्टडी पे डिपेंड करता है कि आपने किस लेवल की पढ़ाई की है। लास्ट पॉइंट एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, सिर्फ कंक्लूजन इंट्रो होता है ये, और कभी कभी ये वे फॉरवर्ड, ये 3 चीज़ों से आपके प्रश्न को ज़्यादातर जज किया जाता है कि आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आपके बारे में पूरी चीज़ें खोल देती है कि आपने किस लेवल की पढ़ाई की है। तो उसके लिए आप लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप लोग इंट्रो और वे फॉरवर्ड और आप लोग एक चीज़ ये निष्कर्ष, इन तीनों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। और साइकोलॉजिकली भी मैं मानता हूँ ये कि आपकी अगर बैड हैंड राइटिंग है तो जो एग्जामिनर होगा ना, तो वो सबसे ज़्यादा आपका इंट्रो देखता है और लास्ट में आपका कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड, यही 3 चीज़ों को देखता है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। प्लीज़ अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप ही को फ़ायदा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए अगर आपने इतनी बकबक सुन ली है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में एक और आएगी, उसमें आप लोग को एक चीज़ें और बतानी है बस, उसके बाद से ये आंसर राइटिंग का सेशन ख़त्म हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।